रमेश जी ने स्टेशन पर पहुंचने से पहले अपने बेटे रोहित को फोन किया तो उधर से बेटा बोला, अच्छा पापा, मैं बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप और माँ वेटिंग रूम में बैठकर मेरी प्रतीक्षा करिए। इतना कहकर रोहित ने फोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे रमेश जी और उनकी पत्नी गीता जी ने भी बड़े उत्साह से अपना बैग, अटैची आदि संभाल लिया, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने ही वाला था। गाड़ी की गति धीमी होने लगी थी। गीता जी ने भावुक होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 5 वर्ष कैसे बीत गए। गोलू भी तो 2 वर्ष का होने वाला है और अब बोलने लगा है। रमेश जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ गीता, यदि उसने फोन पर नहीं कहा होता कि दादा दादी कब आओगे, तो मैं तो आता ही नहीं। इन 5 वर्ष में एक बार भी बेटे बहू ने हमें नहीं बुलाया। गीता जी तुनकते हुए बोली, अरे आप भी ना, आप तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं। अरे बच्चे अपने काम में व्यस्त थे तो हमें बुलाकर हमारी देखभाल कैसे करते। दोनों को ऑफिस जाना होता है, घर भी अकेले क्या करते हम। ठीक है, अब तो बुला लिया ना, पत्नी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो ज्यादा टेंशन मत करना, दिल्ली का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ जानता हूँ, चलो प्लेटफॉर्म आ गया, रमेश जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी का बोतल संभाले गीता जी भी चल रही थी। 5 साल पहले बेटे रोहित और विभा ने दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। रमेश जी और गीता जी को जब पता चला तो वे बहुत नाराज हुए थे। अब 5 साल बाद जब उनका पोता 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया, कई बार दोनों ने सॉरी बोला, तब कहीं जाकर रमेश जी और गीता जी ने पार्टी में दिल्ली आने का मन बनाया था। लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे से गोलू ने अपनी तोतली जबान में दादा दादी को इनवाइट किया तो सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा ही लिया। रमेश जी ने गीता का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और रोहित को फोन करके बताया, बेटा हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो हमें स्टेशन लेने। ओ अच्छा अच्छा पापा, ठीक है, बस आधा घंटा लगेगा मुझे स्टेशन पहुंचने में। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए और चाय कॉफी पी लीजिए, तब तक मैं ऑफिस से निकलता हूँ। रोहित ने उत्तर दिया, तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो, तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ। 20-25 मिनट में। पिता की बात को बीच में ही काटकर रोहित ने फोन काट दिया। रमेश जी स्वयं को संयत करते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से भी नहीं निकले हैं, अभी आधा घंटा और लगेगा, तब जाकर पहुंचेंगे, करीब 1-1.5 घंटे में। हद है। ओफो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो, आ जाएगा, काम ही कर रहा है, कहीं आवारा घूम तो नहीं रहा। गीता जी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लेती हो, कभी उसकी गलती दिखाई ही नहीं देती तुम्हें। अरे जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी भेज नहीं सकता था स्टेशन। और फिर जब पार्टी आज है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी। रमेश जी बोले, छुट्टी की क्या जरूरत है, पार्टी होटल में है, पार्टी के समय तक सब कुछ तैयार रखना तो होटल स्टाफ की जिम्मेदारी होती है, हमें क्या, हमें तो पैसा देना होता है बस। गीता जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा, बस माँ बाप नाते रिश्तेदार सब जाए भाड़ में, सबको चूल्हे में झोंको और खुद अपने काम में व्यस्त रहो, फिर हमें बुलाया ही क्यों, जब जनाब के पास समय ही नहीं था। बड़े साहब हो गए हैं, हम गांव के गवारों के लिए कहाँ समय होगा। रमेश जी ने झुंझलाते हुए कहा, अच्छा बस करो, अब किधर जाना है ये बताओ। गीता जी ने रमेश जी की बात को काटते हुए पूछा, इधर चलो, प्लेटफॉर्म इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। रमेश जी सूटकेस घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद
रमेश जी ने फिर से रोहित को फोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुंचने ही वाला हूँ, ऑफिस से निकल चुका हूँ, जरा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुंच रहा हूँ। रोहित का जवाब सुनकर रमेश जी फोन अपनी जेब में रखते हुए गुस्से से खामोश हो गए। रमेश जी को यूं खामोश देखकर गीता जी ने कहा, क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? अभी होटल जा रहा है साहबजादा, एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा। रमेश जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा, चलो ठीक है, आ जाएगा, वैसे भी अभी 11:30 ही तो बजे हैं, पूरा दिन पड़ा है, पार्टी तो शाम 7 बजे से है। गीता जी ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि रमेश जी ने रोहित को फिर से फोन लगाया। बहुत देर तक घंटी बजती रही, परंतु उधर से कोई उत्तर न मिला। 2-3 बार फोन करने पर भी जब उधर से फोन उठाया नहीं गया तो रमेश जी झल्लाते हुए बोले, अब फोन ही नहीं उठा रहा है तुम्हारा लाडला। गीता जी ने रमेश जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? ट्रैफिक में फंस गया होगा कहीं बेचारा, वो गाड़ी चलाए या आपका फोन उठाए? आधे घंटे में आने को बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है, ये क्या तरीका है? रमेश जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। गीता जी ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है ना आपको, आप खामखा ही नाराज हो रहे हैं, आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। गीता जी ने कहा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। रमेश जी ने झट से फोन उठाया। हेलो हेलो, कहाँ हो? अभी तक आया नहीं? तो हम दोनों कब से इंतजार कर रहे हैं। उधर से रोहित ने उत्तर दिया, पापा सॉरी, मगर मैं भी क्या करूं, जाम में फंसा हूं, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं विभा को फोन करता हूं, वो आपको लेने आ जाएगी, उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था? ठीक है, जल्दी फोन कर बहू को, हम भी यहाँ बैठे बैठे थक गए हैं, रमेश जी ने कहा और फिर गीता जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए रमेश जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, ऑफिस पास में ही है तो अभी तक आई क्यों नहीं देवी जी? अच्छा बेवकूफ बनाया हम बुजुर्गों का, ये बड़े शहर वाले भी ना। अरे हमें अपने घर का पता भी तो नहीं बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं जी, अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक तो केवल फोटो में ही देखा था। अच्छा अब कुछ खा लीजिए, कहते हुए गीता जी ने पूरी, आलू और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और प्लेट रमेश जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूलकर रमेश जी ने पूरी, आलू खाए, पानी पिया और एक चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतजार करने लगी। 2:45 बज चुके थे, अभी तक कोई भी नहीं आया था। रमेश जी ने फिर फोन किया तो रोहित ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि विभा आपको ले आई होगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर आप घर की तरफ जा रहा हूँ, मैं अभी विभा से बात करता हूँ। फोन कट गया। रमेश जी एकदम शांत होकर बैठ गए। गीता जी भी बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद ही फिर से रोहित का फोन आया। हेलो पापा जी, विभा पहुंच रही है अभी, आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच जाइए। रमेश जी ने झटपट गीता जी को उठाया और अपनी अटैची, बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा खड़े खड़े थकने के बाद पास ही बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गए हैं और अभी तक हमारी बहू नहीं आई। तुम्हें क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? पत्नी के चेहरे की ओर देखकर रमेश जी बोले, पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। गीता जी ने दर्द के कारण कठिनाई से कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना, जब बहू आएगी तो वहीं बुला लूंगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं रोहित से, रमेश जी ने कहा और दोनों इंतजार करके वापस वेटिंग रूम में लौट आए। गीता जी को बेंच पर लेटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे, अतः केवल बैठने का ही स्थान शेष था, जिस पर गीता जी बैठ गई। रमेश जी ने बहू का फोन नंबर पूछने के लिए रोहित को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन
नॉट रीचेबल बताता रहा। थककर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। गीता जी के चेहरे से पता लग रहा था कि तकलीफ बढ़ रही है। अब रमेश जी बेहद परेशान हो रहे थे। एक बार फिर से रोहित को फोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक नारी स्वर ने फोन पर प्रश्न पूछा। बेटा, मैं रोहित का पापा बोल रहा हूँ। तुम विभा हो ना? यस, मैं विभा बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और ये रोहित कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये बोलकर फोन कट गया। रमेश जी हैरान व परेशान से सोच रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो रोहित के नंबर पर उससे बात हो रही थी। अब अचानक ये नंबर रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। गीता जी भी अब तक कराने की स्थिति में आ चुकी थी। पत्नी को धैर्य बंधाकर कुछ दवाइयां लेने वह स्टेशन के बाहर निकल आए। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नजर नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल स्टोर तक पहुँचे, परंतु मेडिकल स्टोर वाले ने बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। रमेश जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फोन निकालकर फिर से रोहित को फोन किया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी, रॉन्ग नंबर बोलकर फोन कट कर दिया। यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई और वह चुप हो गए। रुआसा सा चेहरा लिए वे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। गीता जी अभी तक करहा रही थी। रमेश जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा रोहित? रमेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है क्या? हाँ में सिर हिलाने के बाद गीता जी ने फिर से पूछा, कितनी देर में? गीता जी की बात पूरी होने से पहले ही रमेश जी बोले, चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दो, पता नहीं क्या हो गया अचानक तुम्हें। अरे मैं पूछ रही हूँ कब आएगा रोहित? आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? उसको आने तो दीजिए, वही दिखा देगा, गीता ने कहा। रमेश जी ने गीता जी से बिना नजर मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी। चलो बाहर चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। गीता जी चलने को खड़ी हुई, पर लड़खड़ाकर फिर से बैठ गई। नहीं चला जा रहा है, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही। अरे हिम्मत तो करो, आओ मैं पकड़ लेता हूँ। रमेश जी ने कहा, नहीं रहने दो, मुझे लिटा दो बस। गीता जी ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़क पड़ी। रमेश जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे गीता जी को लिटाकर फिर फोन निकाला और न चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर रमेश जी की आंखें गीता जी के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ते ही भर आई। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ बाबूजी, कोई परेशानी है क्या? रमेश जी ने गीली आंखें लिए भर्राए गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे बाबूजी, आप किस चक्कर में पड़े हैं? ये दिल्ली है, आपका बेटा और बहू, कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले माता जी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। ये दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। यह बोलकर सहायक चला गया। रमेश जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए गीता जी के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ मेडिसिन लिखकर रमेश जी को पर्चा पकड़ा दिया। रमेश जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और आप मेरे माता पिता की तरह हैं। आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में ही है। रमेश जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, बाबूजी आप माताजी के पास बैठिए, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर रमेश जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए हैं, ये बेगाने लोग मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। रमेश जी गीता जी के पास बैठ गए।
लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयाँ रमेश जी को दे दी। उन्होंने गीता जी को उठाकर दवाइयाँ दी। सहायक अभी तक पास में ही खड़ा था। उसने रमेश जी से कहा, बाबूजी, आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। रमेश जी अपनी बात पूरी भी न कर पाए कि सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था आपको बरेली की ट्रेन से उतरते हुए। बाबूजी, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इस प्लेटफॉर्म से ही वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी ही तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक अपने बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा दूंगा। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि रमेश जी ने जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटे, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। गीता जी को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लगने वाली थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल आदि रमेश जी को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार के बारे में बात करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फोन की घंटी सुनकर रमेश जी ने फोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? रोहित फोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर कहकर रमेश जी ने फोन कट कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से पास होते हुए स्टेशन को देखते हुए यही सोच रहे थे कि कितनी दुआएं, कितनी मिन्नतें मांगते हैं माता पिता एक संतान के सुख के लिए, और वही संतान माता पिता को दुख के सागर में धकेल देती है। इससे तो निसंतान होना अच्छा है। अच्छा होता कि निसंतान होते हम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।